आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। ठीक है कि नॉर्मलाइजेशन जो डेटाबेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि बेसिकली एक नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और डेटाबेस के अंदर इसका क्या मेन रोल है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कौन सी रीज़न है जिसके लिए हम डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि बेसिकली नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक्स है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को जो है डेटा बेसिस के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू अ मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, मल्टीपल टेबल्स हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एक सिंगल टेबल से हम एक मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर देते हैं ताकि हमारा डेटा जो है वो एक प्रॉपरली फॉर्म में जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो। अब वो जो टेबल्स हैं जो कि हमने मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर दिए हैं, वो मल्टीपल टेबल्स आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि डेटाबेस की आपके डेटा की क्या होगी, डेटा की रिडंडेंसी जो है वो मिनिमाइज्ड हो जाएगी। अब डेटा रिडंडेंसी क्या होगी? ठीक है, तो मैं डेटा रिडंडेंसी आपको बता देता हूँ कि बेसिकली डेटा रिडंडेंसी क्या चीज़ है। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी बेसिकली जो आपकी डेटा की रेपिटेशन होती है इनटू मल्टीपल प्लेस, ठीक है, उसको हम डेटाबेस की रिडंडेंसी कहते हैं। अब इस रिडंडेंसी से क्या इश्यूज होते हैं? ठीक है, एक तो ये है कि आपके डेटाबेस का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, बाकी क्या इश्यूज है कि सबसे पहले जो चीज़ है एक इंसर्शन प्रॉब्लम होती है, दूसरी डिलीशन प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने कोई एंट्री डिलीट करनी है डेटाबेस से, और तीसरा जो प्रॉब्लम होता है दैट इज़ अपडेशन प्रॉब्लम। ठीक है, कि अगर आपने कोई वैल्यू मॉडिफाई करनी है डेटाबेसिस के अंदर तो उसको मॉडिफाई करते वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर मैं टेबल से आपको बताऊं तो आपको ये चीज़ क्लियर समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज ये आपके पास एक टेबल है। ठीक है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स का टेबल है जिसके अंदर रोल नंबर, नेम, ब्रांच एंड एचओडी, फ़ोन नंबर। ठीक है, ये तमाम आपके फील्ड्स है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फील्ड्स क्या होते हैं, जो आपके कॉलम्स होते हैं ये आपके फील्ड्स कहलाते हैं। अब इन फील्ड्स के अंदर स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो हमने फिल किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखें ब्रांच है, ब्रांच के अंदर ये देखें सी एस है, तो इस तरह अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स है तो सारों के सी एस। ठीक है, तो ये रेपिटेशन है, तो इस रेपिटेशन को रिमूव करने के लिए इसी तरह अगर आप देखें एच ओ डी देखें तो वो सारों के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारों का एक ही होगा। उसके बाद अगर आप फ़ोन नंबर देखें तो उन सारों का फ़ोन नंबर जो है वो एक ही होगा। तो ये जो डेटा की रेपिटेशन है, ठीक है, ये अगर आप देखें ये सारी डेटा की रेपिटेशन, इसको हम डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। अब इस डेटा रिडंडेंसी को हमने क्या करना होता है, मिनिमाइज़ करना होता है। तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि डेटाबेस की टेक्निक्स यूज़ करते हैं और उस टेक्निक्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। तो अब मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या है कि आपकी एक टेक्निक्स है जिसको हम डेटा की ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा डेटा जो है वो डेटा बेसिस के अंदर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, और उसको हम आसानी से रिट्रीव कर सकें, उसके अंदर हम आसानी से कोई ना कोई चेंजेस कर सकें ताकि हमारे डेटा की रिडंडेंसी जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए। अब डेटा की रिडंडेंसी को मिनिमाइज़ हम क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि हम इजी उसके अंदर अपडेशन करें, डिलीशन करें और इंसर्शन करें। ठीक है, अब इंसर्शन क्या होती है कि जब भी अगर कोई डेटा आपको उसके अंदर ऐड करना हो तो ये इंसर्शन है। डिलीशन क्या होती है कि अगर आपने कोई भी डेटा डिलीट करना हो तो ये डिलीशन है। इसी तरह अपडेशन क्या होती है कि अगर आपने कोई डेटा उसके अंदर चेंज करना हो तो आप उसके अंदर इजीली चेंज कर सकें। ठीक है, आई होप आपको डेटा रिडंडेंसी क्लियर हो गई होगी। अब इंसर्शन प्रॉब्लम क्या कहलाता है? लेट्स सपोज ये टेबल है। अब इस टेबल के अंदर अगर मेरी तमाम चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट 3 है, मैं यहाँ पर उसके अंदर ऐड कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल शहजाद। ठीक है, और यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट सेम वही रहेगा और मिस्टर जानजेब इसका ये सेम रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि ये रेपिटेशन हो रही है इसकी। ठीक है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये डेटा की मैं
रेपिटेशन कर रहा हूँ। अब इस तरह अगर मेरे पास थाउजेंड्स रिकॉर्ड्स हैं जो कि मैंने डेटा की एंट्री करनी है, अब थाउजेंड्स रिकॉर्ड्स आप 1000 टाइम्स इस सेम चीज़ को आप 1000 टाइम लिखते रहेंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ को अगर आप 1000 टाइम लिखते रहेंगे तो इट्स नॉट अ बैड प्रैक्टिस, इट्स अ बैड प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए इस प्रॉब्लम को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इंसर्शन प्रॉब्लम। इसी तरह अगर आप डिलीशन के अंदर आए, ठीक है, कि अगर आपने एक सिंगल वैल्यू को डिलीट करना है, लेट्स सपोज मैंने इस मिस्टर जानजेब को यहाँ से डिलीट करना है, तो मैं एक डेटाबेसिस के अंदर इस सिंगल वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकता, बल्कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ये पूरी रो जो है इसको डिलीट करनी पड़ेगी। अब जब मैं इस पूरी रो को डिलीट करूँगा तो इस पूरी रो के डिलीट करने के साथ मेरे बाकी फील्ड जो है, चाहे ब्रांच के हो गए, नेम हो गया, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें इसकी डिलीट हो जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम कहलाता है इसको हम बेसिकली डिलीशन एनोमली या डिलीशन प्रॉब्लम इसको हम कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो आपका प्रॉब्लम है दैट इज़ अपडेशन एनोमली। अब अपडेशन एनोमली क्या होता है कि लेट्स सपोज एक नया HOD आपके डिपार्टमेंट में हायर होता है, तो आप यहाँ पर HODs की जगह, ठीक है, क्या करेंगे, उसका नेम चेंज करेंगे, ठीक है, या उसको मॉडिफाई करेंगे। तो इस एक को बार बार मॉडिफाई करना, जितनी भी जगह होगा आप तमाम को मॉडिफाई करेंगे 1 बाय 1। तो इस 1 बाय 1 तमाम चीज़ को मॉडिफाई करना, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैनुअली आप तमाम चीज़ों को मॉडिफाई करें। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए ये जो प्रॉब्लम कहलाती है इसको हम अपडेशन प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्लियर होगा कि बेसिकली डेटा रिडंडेंसी क्या है, रेपिटेशन ऑफ डेटा इन मल्टीपल प्लेसेस, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। अब डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम्स क्या है, एक तो ये होता है कि आपके डेटा जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो ले लेता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि आपकी, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इंसर्शन प्रॉब्लम होती है, डिलीशन होती है, अपडेशन प्रॉब्लम। डेटा रिडंडेंसी से ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं आपके होते हैं जिसकी बेसिस पे हम डेटा रिडंडेंसी को मिनिमाइज़ करना चाह रहे होते हैं। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है, नॉर्मलाइजेशन आपकी क्या करती है कि आपका इस टेबल, लेट्स सपोज आपका स्टूडेंट्स का ओरिजिनल टेबल था, उसको वो 2 डिफरेंट टेबल्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। अब डिफरेंट टेबल्स के अंदर हम कैसे डिवाइड करेंगे, वो डेटा जो कि आपकी रिपीट हो रहा है उनको आप एक सेपरेट टेबल्स के अंदर पुट कर देंगे। जिस तरह ब्रांच था, ठीक है, इसका डेटा रिपीट हो रहा है, HODs का डेटा एंड फ़ोन नंबर्स का डेटा। अगर आप इस टेबल के अंदर देखें, ब्रांच है, इसमें तमाम डेटा आपकी रिपीट हो रहा है। इसी तरह अगर आप HOD वाले कॉलम के अंदर देखें तो ये वाला डेटा भी आपकी रिपीट हो रहा है। उसके बाद अगर आप फ़ोन नंबर देखें तो ये भी रिपीट हो रहा है। तो ये तमाम डेटा को आप एक सेपरेट टेबल्स के अंदर पुट कर देंगे। तो ये हमारा ओरिजिनल टेबल था और इस ओरिजिनल टेबल को हमने 2 डिफरेंट टेबल्स के अंदर स्प्लिट कर दिया। अब ये आपका फर्स्ट टेबल है, ये आपका सेकंड टेबल है, लेकिन एक ऐसा कॉलम आपने रखना है जिसके थ्रू आप दूसरे टेबल के साथ उसको आपस में एक रिलेशन क्रिएट कर सकें। जिस तरह अब यहाँ पर ब्रांच है, ब्रांच आपका वो कॉलम है जिसके थ्रू आप इस टेबल को इस टेबल के साथ आपस में लिंक करेंगे। क्योंकि डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर हमने क्या किया था कि आप एक टेबल को मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो ये एक टेबल है जिसको हमने 2 डिफरेंट टेबल्स या मल्टीपल टेबल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, लेकिन रिलेटेड टेबल होने चाहिए। अब रिलेटेड टेबल का मतलब क्या है कि आपका एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरे कॉलम्स के अंदर भी रिपीट हो रहा हो। तो मेरा अगर लास्ट लेक्चर आपने सुना हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये चीज़ रिपीट की थी कि एक हम फॉरेन की की मैंने बात की थी कि फॉरेन की आपकी क्या होती है कि वो की जो कि एक टेबल के दूसरी टेबल के साथ आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करती है। तो उस फील्ड को हम बेसिकली क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं। तो अब अगर आप ये 2 टेबल जब आप स्प्लिट करते हैं तो एक ऐसा आपकी फील्ड या कॉलम होता है जो कि दूसरे टेबल के साथ आपकी रिलेशनशिप क्रिएट करता है, ठीक है। तो उस फील्ड को हम क्या कहते हैं या उस की को हम क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं।
तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या है कि आप एक ओरिजिनल टेबल को दो डिफरेंट मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स के अंदर स्प्लिट करते हैं ताकि डेटाबेस की रिडंडेंसी जो है वो मिनिमाइज हो जाए। अब नॉर्मलाइजेशन के अंदर ये हमारे दो डिफरेंट टेबल्स बन गए, ये ओरिजिनल टेबल से, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल टेबल था और उससे हमने ये दो डिफरेंट टेबल बना दिए। लेट्स सपोज ये अली आमिर ब्रांच हमारा CACS, ये दूसरा हमारा टेबल बन गया HOD एंड फ़ोन नंबर। अब हमारे लिए आसानी क्या होगी, अगर आपने HOD को चेंज करने तो सिंपल यहाँ पर एक मरतबा आप यहाँ पर जस्ट चेंज करेंगे, ठीक है। बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वाला टेबल इस टेबल के साथ रिलेटेड है। इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज़ होंगी उसका हमें पता है कि इनका ब्रांच या जो HOD है वो सेम ही होगा। तो इस सेम के लिए क्या मतलब है कि हम सिर्फ एक ही जगह इसके अंदर चेंज करें या डिलीट करें या अपडेशन करनी पड़ेगी, हमारे में सिर्फ एक ही मरतबा करनी पड़ेगी, बजाय इसके कि हम 100 टाइम या 1000 टाइम इस चीज़ को चेंज करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक तो डेटा की प्रॉपरली ईजी में ऑर्गेनाइजेशन हो गई, दूसरा उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आसान हो गई, तीसरा ये है कि आप उसके अंदर ईजी डिलीशन अपडेशन या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है नॉर्मलाइजेशन की। सबसे पहले जो हमारे पास डेटाबेस की टाइप नॉर्मलाइजेशन की टाइप्स है, दैट इज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और उसके बाद VCNF जो है ना, ये एडवांस नॉर्मल फॉर्म है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपकी क्या चीज़ है या, ठीक है। तो अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हम एक ऐसा टेबल क्रिएट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर, ठीक है, जिसको आप इजीली जो है एक्सटेंड कर सकें, ठीक है। अब अगर आपका कोई भी टेबल डेटाबेसेस के अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है तो उस डेटाबेस को बैड डेटाबेस कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और हर टेबल के अंदर, ठीक है, एटलीस्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो हमेशा फॉलो करना चाहिए। अगर किसी भी डेटाबेस जो आपने बनाई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो एटलीस्ट कम से कम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर वो डेटाबेस आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी नहीं है तो फिर वो बैड डेटाबेस कंसीडर किया जाता है। वैसे होना ये चाहिए कि तमाम थर्ड नॉर्मल फॉर्म या BCNF के अंदर वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ठीक है। अगर उन सेकंड थर्ड के अंदर नहीं आए तो एटलीस्ट कम से कम आपकी फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म को वो फॉलो करें। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या चीज़ है और, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के टोटल 4 रूल्स हैं, ठीक है। ये 4 रूल्स के ऊपर आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो डिपेंड करती है ना। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ईच कॉलम शुड कंटेन एटॉमिक वैल्यूज़। जो भी आपका कॉलम है जिसको आप फील्ड कहते हैं, उस फील्ड के अंदर एटॉमिक वैल्यू मीन्स के सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। किस तरह, लेट्स सी, अगर ये मेरा एक डेटाबेस का टेबल है जो कि मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो ये मेरा अगर फर्स्ट कॉलम है तो इस फर्स्ट कॉलम के अंदर सिंगल वैल्यूज होनी चाहिए। जिस तरह ए एक सिंगल, इस सेल के अंदर सिंगल वैल्यू ए है, फिर नेक्स्ट सेल के अंदर सिंगल वैल्यू बी है और थर्ड सेल के अंदर सिंगल वैल्यू सी है। लेकिन अगर सेकंड कॉलम के अंदर आप आए तो इसके अंदर एक्स है, फिर मैंने कॉमा दे के वाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह फिर मैंने एफ लिख के कॉमा दे के जी कर दिया। तो ये मेरी मल्टीपल वैल्यूज़ है, एक्स एक डिफरेंट वैल्यू है, वाई मेरी डिफरेंट वैल्यूज़ है। तो ये जो मल्टीपल वैल्यूज़ है ये बेसिकली नहीं होनी चाहिए। हर कॉलम के अंदर एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल आपका ये कहता है कि अ कॉलम शुड कंटेन अ वैल्यूज़ डेट आर ऑफ द सेम टाइप। जो भी वैल्यूज़ आप कॉलम के अंदर पुट करेंगे वो तमाम सेम टाइप की होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज अगर ये वाली फील्ड, ये वाला कॉलम मेरा नेम का है तो इसके अंदर तमाम नेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने फर्स्ट सेल के अंदर लेट्स सपोज उम्र पुट कर दिया, सेकंड के अंदर आपने रोल नंबर पुट कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर आप इस तरह पुट करेंगे तो वो डेटाबेस की क्वेरीज़ के अंदर आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, वो उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जितने भी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो वो तमाम सेम टाइप की होनी चाहिए। अगर वो रोल नंबर है तो तमाम वो वैल्यूज़ आपकी रोल नंबर की होनी चाहिए।
अगर वो नेम का है तो तमाम वैल्यूज़ आपकी नेम की होनी चाहिए। लास्ट आपकी थर्ड जो आपका रूल है वो क्या कहता है कि ईच कॉलम शुड हैव अ यूनिक नेम। ठीक है, यूनिक नेम मीन्स, अब दोबारा मैं आता हूँ ठीक है टेबल के अंदर, कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पर आपने कॉलम का नेम रख दिया और उसके बाद यहाँ पर दोबारा आपने कॉलम का नेम जो है वो नेम रखा हुआ है, तो ये मीन्स सेम नेम है। दो फील्ड का सेम नेम नहीं होने चाहिए, एक नेम होना चाहिए सिंगल कॉलम का, एक से ज़्यादा नेम रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो ये आपने ज़रा ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये जो लास्ट रूल क्या है, लास्ट रूल ये कहता है कि डेटाबेस का ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। मीन्स के आपने सीरियल नंबर दिया हो, ठीक है 1 2 3 4, चाहे वो ऑर्डर में है या ऑर्डर में नहीं है, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती। तो ये आपके 4 रूल्स हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डेटाबेस को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपकी डेटाबेस एटलीस्ट आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। अब मैं एग्जांपल करूँगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेट्स सपोज ये मेरा ये मेरा एक टेबल है डेटाबेस का, जिसके अंदर मैंने कुछ डेटा फिल किया हुआ। अब अगर आप डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन के रूल के अंदर आए तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ईच कॉलम शुड कंटेन एटॉमिक वैल्यूज। अब हम फर्स्ट रूल को देखते हैं कि कहीं ये वॉयलेट तो नहीं हो रहा। अब अगर हम टेबल के अंदर आएँ तो इसके अंदर तो मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं है, इसके अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट के कॉलम में आए तो यहाँ पर हमारी ये वाली वैल्यूज़ जो है ये रिपीट हो रही है। जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम फिर कॉमा दे के कंप्यूटर नेटवर्क जिसको सीएम कहते हैं। ठीक है, ये दो मल्टीपल वैल्यूज़ है, तो फर्स्ट रूल को ये वॉयलेट कर रहा है। तो फर्स्ट रूल के अगर एक रूल भी वॉयलेट हो जाए तो वो आपकी फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फॉलो नहीं कर रही होती है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हमने फ़र्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब फर्स्ट फॉर्म के अंदर हम किसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो आपकी रिपीटेड वैल्यूज़ है इसको आपने रिमूव करना है। तो रिपीटेड वैल्यूज़ को हम कैसे रिमूव करेंगे, ये अगर आप देखें, अली एक स्टूडेंट्स है जो कि आपके दो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पढ़ रहा है और एक कंप्यूटर नेटवर्क का भी पढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अली को आपने डिवाइड कर देना है 2 के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ता है, अली जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क भी पढ़ रहा है। तो अब अगर आप रूल्स तमाम फॉलो करें तो पहले रूल ये कहता है कि आपकी मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब अगर इसके अंदर देखें तो हमारी कोई भी वैल्यू जो है वो एटॉमिक मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है एक सिंगल कॉलम के अंदर, सिंगल रो के अंदर। इसके बाद इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एटॉमिक वैल्यूज़ है, इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एटॉमिक वैल्यूज़ है। दूसरी रूल क्या कहता है कि आपकी सेम डेटा होना चाहिए हर कॉलम के अंदर। अब अगर आप ये देखें रोल नंबर है, रोल नंबर के अंदर तमाम रोल नंबर्स, ठीक है, इंटीजर डेटा। नेम है तो नेम के अंदर तमाम स्ट्रिंग की वैल्यूज़ है। इसी तरह सब्जेक्ट के अंदर भी तमाम सेम डेटा है, ठीक है, स्ट्रिंग का। तीसरा रूल हमने ये पढ़ा था कि आपकी डेटाबेस की जो कॉलम का नेम है, जो फील्ड है, वो रिपीट नहीं होने चाहिए मल्टीपल कॉलम्स के लिए। तो अब अगर आप देखें तो सारे जो है वो एक यूनिक नेम है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारे तमाम रूल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपके तमाम नॉर्मल फॉर्म जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं तो उस डेटाबेस को या उस टेबल को हम क्या कहते हैं कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर हमारा। ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा कि बेसिकली डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा डेटा की रिडंडेंसी जो है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें और उसको वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन कितनी होती है। ठीक है, टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमने फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन का पढ़ा और फर्स्ट फॉर्म के अंदर हमने टेबल को किस तरह कन्वर्ट किया फर्स्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, वो हमने तमाम चीज़ें डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है और BCNF नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ओवरऑल आपका डेटाबेस का कॉन्सेप्ट था। थैंक यू सो मच।